हेलो दोस्तों। तो अपन आज सेल बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें कुछ रटने जैसा याद करने जैसा नहीं है, तो इसको अपन समझेंगे कॉन्सेप्चुअली। अगर आप इसको रटने जाएंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजन होगा चैप्टर के एंडिंग में, क्योंकि इसमें बहुत सारी फेजेस हैं। तो लास्ट में सब मिक्सिंग हो जाती है और कन्फ्यूज जाते हैं बच्चे कि किस फेज़ में क्या हो रहा था, सेल्स में क्या चेंजेस आ रहे थे। तो अगर आप इसको समझने जाएंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेंशन रह पाएगा दिमाग में और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न जो होता है एसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर आप देखिए कोई भी ग्रोथ करनी है या फिर रिपेयर करना है, नए सेल्स बनाने हैं, तो उसके लिए सेल डिवीज़न चाहिए। रिप्रोडक्शन में भी जैसे स्पर्म बनना है, ओवम बनना है, उसके लिए भी सेल डिवीज़न एसेंशियल है। देन उसके बाद क्या होता है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिंगल सेल से बनते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो वो सिंगल सेल से स्टार्ट होगी उसकी लाइफ। देन अगर मल्टी सेलुलर है तो क्या होगा कि मल्टीपल सेल साइकिल के थ्रू पास होकर बहुत सारे डिवीजन कर करके सिंगल सेल से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है वो किसी भी सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। देखिए जैसे अगर सेल को सर्वाइव करना है, जो सेल जो किसी ऑर्गेनिज्म में जो सेल है, तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो सेल क्या होगी, डेड हो जाएगी कुछ टाइम बाद और एग्जिस्ट नहीं करेगी। देन उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या होती है, एक सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। तो ये तीन चीज़ों का जो एक सीक्वेंशियल कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है, इवेंट होते हैं। सेल ग्रोथ हो गया पहले, फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया सेल के अंदर, और फिर सेल का डिवीजन जो हो गया। ये तीनों सीक्वेंशियल इवेंट्स जो होते हैं इनको मिला के अपन बोलते हैं सेल साइकिल। फिर अपन पढ़ते हैं कि जो सेल साइकिल में इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स हैपनिंग इन सेल साइकिल इज जेनेटिकली कंट्रोल। तो ये अपन इसको समझ सकते हैं, ये कॉमन सेंस है कि देखिए अगर कोई भी इवेंट परफॉर्म हो रहा है सेल साइकिल में, तो अगर जेनेटिकली कंट्रोल नहीं होगा तो उसमें जेनेटिक डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं, म्यूटेशन आने के चांसेस रहते हैं, कोई भी डिजीज हो सकती है। इसलिए कोई भी इवेंट होगा सेल साइकिल में तो वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होगा, जिससे कोई भी तरह की डिफेक्ट या फिर कुछ भी गड़बड़ी ना हो डिवीजन में। देन अपन पढ़ते हैं उसके बाद सेल साइकिल की फेजेस। तो सेल साइकिल की बेसिकली दो फेज होती है, इंटरफेज और एम फेज। इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले अपन देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की ड्यूरेशन जो होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वेरी करती है और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में भी वो अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर अपन बात करें ह्यूमन सेल की तो 24 आवर लेती है, ज़्यादा टाइम लेती है। वहीं पे ईस्ट सेल जो होता है वो 90 मिनट में ही सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है। यहाँ तक कि अगर अपन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की जो सेल्स होती हैं वो उनका टाइम जो होता है सेल साइकिल का वो वेरी कर सकता है। तो डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, टाइम अलग अलग होता है सबका सेल साइकिल कंप्लीट करने का। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं दोनों फेज के बारे में, इंटरफेज और एम फेज के बारे में। तो इंटरफेज क्या होता है, अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में, कि इंटरफेज जो होता है वो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज होती है। इंटरफेज मतलब क्या कि सेल जो है जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, मतलब सेल में जब कोई डिवीजन नहीं हो रहा तो उसको इंटरफेज बोला जाता है। ये क्या होता है, कहाँ पे होती है, दो सक्सेसिव जो एम फेज होते हैं, माइटोटिक फेज होते हैं, तो उनके बीच का जो पीरियड होता है उसको इंटरफेज बोला जाता है। तो जो सेल साइकिल की टोटल ड्यूरेशन होती है उसका मोर देन 95% जो होता है सेल जो होता है स्पेंड करता है इंटरफेज में। क्यों? क्योंकि जो माइटोसिस होना है तो उसके लिए जो भी तैयारी होती है, कुछ भी बनाना है, कोई प्रोटीन बनानी है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, वो सब इंटरफेज में ही होता है। तो इसलिए इंटरफेज में सेल जो होता है वो प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम तक 95% से ज़्यादा ड्यूरेशन इंटरफेज में बिताता है। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे एक स्पेशल स्टेज है जी नॉट, जिसको क्विसेंट स्टेज बोला जाता है। तो जी नॉट क्या होता है कि जो सेल जीवन से एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल को, वो जी नॉट में एंटर कर जाते हैं। मतलब कि ये सेल जो होते हैं ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं, पर क्या होता है, ये फर्दर कोई प्रोलिफरेशन नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्विसेंट स्टेज बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हार्ट सेल। हार्ट सेल जो होती है वो जी नॉट स्टेज में होती है। पर ये अपन इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि जो जी नॉट की सेल्स होती हैं वो परमानेंटली जो है सेल साइकिल को एग्जिट कर चुकी हैं। क्या होता है कि अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑर्गेनिज्म को तो क्या होता है, दोबारा सेल साइकिल में एंटर कर सकते हैं और सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्विसेंट स्टेज। देन अपन इंटरफेस को थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस में तीन फर्दर फेसेस डिवाइडेड हैं, G1, S और G2। तो G1 और G2 क्या ग्रोथ फेज है और S जो है सिंथेसिस फेज है। तो ग्रोथ फेज मतलब क्या कि G1 जो होती है, G1 में क्या होता है कि सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और सेल में कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है, इसलिए इसको ग्रोथ फेज बोल दिया। ये कहाँ पे होती है, जीवन फेज होती है। तो हमारा जीवन के पहले क्या था, एम फेज था। जीवन के बाद है क्या, पहले एम फेज और बाद में एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो जीवन कहाँ पे होती है, इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन हो रहा है और जो माइटोसिस हो चुकी है उसके बीच का जो फेज होता है वो जीवन फेज होता है।
तो G1 फेज में और क्या होता है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं। तो तीन एक्टिविटी परफॉर्म होती है। पहला तो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रोथ हो रही है और डुप्लीकेशन हो रहा है ऑर्गेनेल्स का। फिर अपन आते हैं एस फेज में। तो एस फेज में अपन क्या पढ़ेंगे कि एस फेज में जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, समझिएगा। और सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है एनिमल के साइटोप्लाज्म में, जिससे कि आगे चल के दो सेंट्रियोल दोनों पोल में जाके क्रोमोसोम्स को खींच पाएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस एस फेज में होता है, क्योंकि आगे चल के जब सेल बनेगा, डॉटर सेल बनेगी, तो डीएनए की पैकिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होती है, एक बेसिक प्रोटीन है। फिर क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम बट डीएनए कंटेंट बिकम डबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको बस समझते अच्छे से कि अगर देखिए अपन एम फेज परफॉर्म कर रहे हैं तो एम फेज में क्या होता है, अपने को क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ाने, है ना। मतलब क्रोमोसोम की जैसे डॉटर सेल और पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल की जो प्लॉइडी होगी, माइटोसिस होने के बाद भी डॉटर सेल जो बनेगा उसकी प्लॉइडी पेरेंट की सिमिलर ही होगी। अगर पेरेंट 2n है तो डॉटर भी 2n ही होगा, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है एस फेज में। वहीं पे जो डीएनए कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है, क्योंकि एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बननी है, तो जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो जैसे अगर 2 सेल था, 2C होता है डीएनए कंटेंट, तो वो 4C हो जाएगा। फिर अपन आते हैं G2 फेज में। तो G2 फेज क्या होती है, इस पर प्रोटीन जो होती है फॉर्म होती है माइटोसिस के लिए, और सेल ग्रोथ इसमें भी कंटिन्यू होती है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। फिर अपन आते हैं मेन जो फेज़ होती है वो एम फेज, इक्वेशनल डिवीजन इसको अपन बोलते हैं। तो एम फेज में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं अपन, क्योंकि ये जो फेज़ है वो एक्चुअल डिवीजन की फेज़ है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन होता है। इसको सबसे ड्रामेटिक स्टेज बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है एम फेज। इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला क्यों, इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोला क्योंकि इससे जो डॉटर सेल बनेगी उसकी प्लॉइडी जो है पेरेंट सेल के बराबर ही होगी। अगर पेरेंट 2n है तो डॉटर भी 2n हो गया माइटोसिस करने के बाद। वहीं पे अपन म्योसिस को रिडक्शनल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि म्योसिस के बाद जो डॉटर सेल बनती है उसकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है पेरेंट की कंपेयर में। अगर पेरेंट 2n था तो डॉटर n हो जाएगी म्योसिस करने के बाद। फिर अपन पढ़ते हैं कि एम फेज जो होता है स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से और एंड होता है साइटोकाइनेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या समझ सकते हैं अपन कि जो क्रोमोसोम है उनका मूवमेंट, अपन बोल दिया कैरियोकाइनेसिस, कि क्रोमोसोम्स का डिवीजन जो है वो कैरियोकाइनेसिस कहला गया। या तो अपना कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगा और एंड होगा साइटोकाइनेसिस। तो अपना जब क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, दोनों पोल पे चले गए, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और दो डॉटर सेल बन जाएंगी। तो स्टार्ट कैरियोकाइनेसिस और एंड होगा साइटोकाइनेसिस से। तो अपन पढ़ते हैं पहले कैरियोकाइनेसिस को। तो कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके फर्दर 4 स्टेजेस होती हैं। पहली है प्रोफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज और लास्ट है टेलोफेज। तो प्रोफेज अपन क्या पढ़ेंगे कि प्रोफेज जो होती है वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होने स्टार्ट हो जाती है। देखिए डिसइंटीग्रेट हो रही है, आपको दिख रहा होगा बीच में गैप्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। और क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो यहाँ पे कंडेंस होने स्टार्ट हो जाती है। देखिए क्रोमोसोम मटेरियल यहाँ पे अभी मतलब अपन यहाँ पे क्रोमेटिड देख नहीं सकते हैं, यहाँ पे क्या है अपना क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। सेंट्रोसोम बिगेंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और ये सेंट्रोसोम जो है ये अपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि आगे चल के क्रोमोसोम्स को खींचना है। फिर अपन पढ़ते हैं लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में अपन देखेंगे कि बोथ क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम आर विजिबल। तो अर्ली प्रोफेज में क्या हो गया, कंडेंसेशन होते 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 जो क्रोमेटिड्स हैं तो क्रोमेटिड्स जो है इजिली विजिबल हो जाएंगे लेट प्रोफेज आते आते। तो बोथ क्रोमेटिड्स जो है क्रोमोसोम की विजिबल होंगे लेट प्रोफेज में। सेंट्रियोल जो है अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, मूव हो रहा था अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में, तो लेट प्रोफेज आते आते वो पोल्स में पहुंच जाएंगे। 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक एपेटस। तो माइटोटिक एपेटस क्या होता है कि देखिए ये सेंट्रियोल से जो हमारी रेज निकली है माइक्रोट्यूब्यूल्स की रेज है, इनको अपन एस्टर्स बोलते हैं। तो 2 एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर इसको मिला के क्या बोला जाता है, माइटोटिक एपेटस। क्या एस्टर क्या होती है, 2 एस्टर मतलब कि जो ये निकल रही है माइक्रोट्यूब्यूल्स की रेज निकल रही है सेंट्रियोल से रेडिएट हो रही है, इनको बोलते हैं एस्टर्स। तो 2 एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर इनको मिला के माइटोटिक एपेटस कहा जाता है। देन अगर अपन बात करें कि लेट प्रोफेज के एंड की, जो हमारा प्रोफेज एंड होता है तो क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये चारों चीज़ें जो होती हैं लेट प्रोफेज आते आते डिसअपियर हो जाती हैं, अपन इनको देख नहीं सकते हैं, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है प्रोफेज। देन हमारा आएगा अगला मेटाफेज। मेटाफेज में अपन क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेटाफेज में कि किस स्टेज में जो होती है अपन क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी सबसे इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो उसका आंसर जाएगा मेटाफेज, एम से मेटाफेज और एम से मॉर्फोलॉजी। इसको अपन समझते भी है कैसे, देखिए क्या होता है प्रोफेज में हो रहा था अपना कंडेंसेशन जो था क्रोमोसोम मटेरियल का वो स्टार्ट हो गया था।
तो मेटाफेज आते आते कंडेंसेशन जो है वो पूरा हो जाएगा, जिससे कि अपना जो क्रोमोसोम है बहुत ही ईजिली उसकी अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हैं। इसलिए मेटाफेज में क्रोमोसोम की बेस्ट मॉर्फोलॉजी स्टडी की जा सकती है, इसको आप याद रखिएगा। देन स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर जो अपने सेंट्रियोल से निकल रहे थे, है ना, वो क्या होंगे कि जो काइनेटोकोर होता है जो कि सेंट्रोमियर से अटैच होता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है अपना काइनेटोकोर, तो काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और क्या होंगे, क्रोमोसोम को क्या करेंगे, स्पिंडल इक्वेटर, इसको जो ये मीडियन प्लेन पास होता है यहाँ से, इसको स्पिंडल इक्वेटर बोला गया। इन सारे क्रोमोसोम्स को स्पिंडल इक्वेटर में अलाइन कर देंगे, है ना, इसको अपन मेटाफेज प्लेट ही बोलते हैं। तो हमारी मेटाफेज में क्या क्या हुआ देखिए, पहले तो इसकी मॉर्फोलॉजी बेस्ड स्टडी की अपन ने, उसके बाद क्या हुआ कि कंडेंसेशन जो है अपना क्रोमोसोम्स का कंप्लीट हो गया, तो अपन क्रोमोसोम को इजीली स्टडी कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि काइनेटोकोर्स जो दिख रहे हैं, काइनेटोकोर्स से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और मेटाफेज प्लेट में अलाइन कर देते हैं सारे क्रोमोसोम को। तो यहाँ पे अपनी मेटाफेज प्लेट खत्म हो जाती है, मेटाफेज स्टेज सॉरी, है ना। देन उसके बाद आती है अपनी एनाफेज। एनाफेज अपन क्या पढ़ेंगे कि ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। तो हमारे मेटाफेज में क्या होता कि मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम अलाइन हो गया था, है ना, स्पिंडल फाइबर की मदद से। देन एनाफेज आते आते क्या हुआ कि एनाफेज में हमारी जो स्पिंडल फाइबर अटैच है सेंट्रोमियर से, है ना, सॉरी काइनेटोकोर से अटैच है, तो वो क्या करेंगे कि जो सेंट्रोमियर है उसको सेंट्रोमियर को डिवाइड कर देंगे साइमल्टेनियसली, है ना, 2 पार्ट्स में। तो क्या होगा कि एक क्रोमोसोम जो है उसके दो क्रोमेटिड जो है दोनों एंड में चले आएंगे। तो क्या होगा, सेंट्रोमियर रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। तो जिससे क्या हो, जब स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिड्स को खींचेगा सेंट्रोमियर के थ्रू, काइनेटोकोर्स के थ्रू, तो क्या होगा कि जो ये सेंट्रोमियर है वो डायरेक्टेड होगा किसकी साइड, पोल्स की साइड, है ना, और ये जो ये है क्या बोलते हैं आर्म्स, ये टेल बिहाइंड करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है आपको। देन क्या होगा कि सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट। तो क्या होगा कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तभी तो क्रोमेटिड सेपरेट हो पाए। ये जो क्रोमेटिड्स 2 क्रोमेटिड इधर 2 इधर गए तो कैसे गए, क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल में चले गए। तो एनाफेज में क्या हुआ कि जो मेटाफेज में हमारी जो क्रोमोसोम अलाइन थी मेटाफेज प्लेट में, वो क्या होता है साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्रोमोसोम की जो अपनी सेंट्रोमियर होती है वो स्प्लिट होती है, जिससे कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं। देन आती है हमारी लास्ट स्टेज जो है चौथी अपनी कैरियोकाइनेसिस की, टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है, इसको कुछ ज़्यादा समझना नहीं, जो प्रोफेज में हो रहा था उसी का ऑपोजिट हमारे टेलोफेज में होगा। वहाँ क्या हो रहा था, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा था, यहाँ पे क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होगा एट रिस्पेक्टिव पोल्स। तो देखिए क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो गया रिस्पेक्टिव पोल्स में, वहाँ पे ER गॉली कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसअपियर होते हैं, यहाँ पे दोबारा रिफॉर्म हो जाएंगे टेलोफेज में। क्रोमोसोम कैन नॉट बी सीन एट दिस स्टेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम नहीं दिख रहा था, यहाँ पे टेलोफेज में आते आते दोबारा हमारा जो क्रोमोसोम है वो नहीं दिख पाएगा। तो हमारी यहाँ पे खत्म होती है क्या, कैरियोकाइनेसिस। अपन ने 4 स्टेज पढ़ी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में अपन ने क्या पढ़ा था, प्रोफेज में हमारा कंडेंसेशन होने लगा था न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, है ना। फिर अपना मेटाफेज आते आते मॉर्फोलॉजी अपन इजिली स्टडी कर सकते थे, क्यों, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया था, मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम अलाइन हो गया था स्पिंडल फाइबर के थ्रू। देन अपना एनाफेज आते आते क्या होता है कि हमारे क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर के स्प्लिट होने की वजह से दोनों अपोजिट एंड पे चले आते हैं क्रोमेटिड्स। देन हमारी लास्ट स्टेज जो आती है कैरियोकाइनेसिस की, टेलोफेज, उस पर क्या होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो डिकंडेंस होता है रिस्पेक्टिव पोल्स में, जो ऑर्गेनल्स थे वो दोबारा से मतलब रिफॉर्म होना शुरू कर देते हैं और क्रोमोसोम जो है यहाँ पे विजिबल नहीं रहेगा। तो हमारी यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस खत्म होती है। अपन आते हैं साइटोकाइनेसिस पे। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब कैरियोकाइनेसिस हो गया, क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया, तब साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होगा। तो ये कैसे होता है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। एनिमल सेल में फॉरो मेथड से होता है, मतलब क्या कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल्स की, वहाँ पे क्या होता है, आउटवर्ड से क्या होता है, फरो बनती है और इनवर्ड आती है सेंटर पे, और 2 सेल्स अलग हो जाते हैं, आउटवर्ड टू इनवर्ड फरो फॉर्मेशन होता है मेम्ब्रेन में और सेल्स सेपरेट हो गए। पर ये मेथड जो है प्लांट सेल में वर्क नहीं करता। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो वो जो रिजिड होती है, इसलिए वहाँ पे फरो फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे प्लांट सेल में सेंटर में एक सेल वॉल प्रिकर्सर बनता है, जिसको सेल प्लेट बोलते हैं। सेल प्लेट क्या है, सेल वॉल प्रिकर्सर, जो कि मिडिल लेमला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेंटर से सेल प्लेट फॉर्म होगी, जो कि सेंटर टू पेरीफेरी जाएगी और सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगी, जिससे कि 2 प्लांट सेल्स में वो एक सेल जो है 2 प्लांट सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें जो साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही थी एनिमल सेल में, यहाँ हो रही थी फरो मेथड से,
पेरीफेरी टू सेंटर। वहीं पे प्लांट सेल में अगर अपन जाएँ तो सेंटर टू पेरीफेरी। फिर अपन पढ़ते हैं कि इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्टिंग इनटू मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइसियम। हाँ, तो अगर अपन कैरियोकाइनेसिस तो कर लिया है ना, पर अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो क्या होगी कि मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप हो जाएगी। एक सेल में 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, जिससे कि अपन उसको बोलेंगे सिंसाइसियम, कि मतलब एक ही सेल में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन का प्रेजेंट होना, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, है ना। तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो, सेल डिवाइड नहीं हो साइटोप्लाज्म में, है ना, तो साइटोप्लाज्म अगर डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीन्यूक्लिएट होगा, जिसको सिंसाइसियम बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। फिर जो माइटोसिस अपन ने पढ़ा कि एम फेज माइटोसिस डिवीजन, ये सब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसका सिग्निफिकेंस होता है ना, तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है उनकी ग्रोथ किसके थ्रू होती है, माइटोसिस थ्रू होती है। मियोसिस से तो हो नहीं सकती, अगर मियोसिस से करेंगे तो प्लॉइड हाफ होती जाएगी, तो ग्रोथ नहीं होगी, है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है माइटोसिस के थ्रू होती है। फिर क्या होता है, ये डिवीजन होता क्यों है, तो डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिजल्ट्स इन डिवीजन ऑफ सेल टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो अगर देखिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए क्या होता है, सेल में डिवीजन होता है, जिससे कि वो जो रेशियो था उसको रिस्टोर किया जा सके, है ना। तो ये रीज़न है सेल डिवीजन का, कि डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। फिर आता है कि माइटोसिस कंट्रीब्यूट्स इन सेल रिपेयर। तो अगर अपन ने शुरू में पढ़ा कि माइटोसिस जो होता है, तब सेल डिवीजन होता है, वो तो एसेंशियल होता है सेल रिपेयर में। माइटोसिस जो होता है, अगर कोई अपने को इंजरी होती है, सेल को रिपेयर करना है, तो नए सेल्स बनाने हैं ना, तो उसके लिए क्या है, अपने को सेम प्लॉइडी वाले सेल चाहिए, जो हमारी बॉडी की प्लॉइडी ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी है, तो उसके लिए माइटोसिस हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा सेल रिपेयर में। देन आता है माइटोसिस डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज द अपाइकल एंड लेटरल कैम्बियम। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, अपाइकल लेटरल कैम्बियम, रिजल्ट्स इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ग्रोथ होती है प्लांट्स, माइटोसिस डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, उसके थ्रू क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ वो प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में कि आपने कोई इंसेक्ट पढ़ा है क्या जिसमें प्लॉइडी जो है हैप्लॉइड डिप्लॉइडी दोनों पाया जाता है। तो हाँ, जो बीज होते हैं, बीज में हैप्लॉइड डिप्लॉइडी दोनों पाई जाती है। जैसे जो वर्कर होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, जो क्वीन होती है वो भी डिप्लॉइड होती हैं, पर जो ड्रोन होता है मतलब जो मेल बीज होते हैं वो हैप्लॉइड पाए जाते हैं। तो ये आपकी नीट जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म होता है, यहाँ पे हमारे माइटोसिस डिवीजन और उसका सिग्निफिकेंस खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन, है ना, और उसका सिग्निफिकेंस। तो दोस्तों यहाँ पे इसका अपन ख़त्म करते हैं लेक्चर, और इसके नोट्स आपको नीचे लिंक पे टेलीग्राम पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।